गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। तो आज हम अपनी कक्षा 5 का चैप्टर 4 नन्हा फनकार पढ़ने जा रहे हैं। फनकार का अर्थ है कलाकार। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। वह लड़का एक चकोर है। फनकार का अर्थ क्या है? कलाकार। तो ये क्या है? कलाकार जो है वो बहुत नन्हा है, तो इसलिए इसको नन्हा फनकार बोला है। वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि वह लड़का क्या है, एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया और उसने क्या करा, जल्दी जल्दी क्या करी, प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाई अर्थात धीरे से बोलना, धीरे स्वर में बोलना। ठीक है, बुदबुदाना अर्थात धीरे से बोलना। कैसे बोला उसने? धीरे से बोला। छेनी हथौड़ा अपने हाथ में उठाकर वह अपने काम में जुट गया। ठीक है, कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। उसने क्या करता, कुछ दिन पहले ही से ही पत्थर पर क्या करता, घंटियों की कतारें रेखाएं मतलब, और कड़ियाँ क्या करना, उतारना। उकेरना मतलब उतारना। उकेरा का अर्थ है उतारना। उसने क्या करा था, घंटियों में कतारें और कड़ियाँ उतारना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने जुट गया। तो लड़के ने क्या करा, एक अधबनी मतलब अभी वो पूरी बनी नहीं थी, आधी बनी हुई अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। ठीक है, और क्या करा, उसको सावधानी पूर्वक मतलब आराम से, सावधानी से हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने लगा। नक्काशी मतलब उभरा हुआ सजावटी काम। पता पर जब उभरा हुआ जो जैसा आपने देखते हैं ना, अभी इसमें ही देखते हैं हम। देखिए ये है, ये घंटियां हैं, तो इनमें ये कार्य है, ये जो पत्थर में जो ऐसे उभरे हुए जो ये चीज़ है, ये क्या है, इसे नक्काशी करना कहते हैं। मतलब पत्थर किसी भी चीज़ पर उभरा हुआ कार्य करना, तो उभरा हुआ सजावटी कार्य को नक्काशी करना कहते हैं। क्या है? नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किचरे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। वो कहता है कि हथौड़े के वार पर जब पत्थर पर कटाव उभरता तो उससे पत्थर की जो किरचे मतलब पत्थर की जो छोटे छोटे दाने होंगे वो इधर उधर जाते थे और वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता, मतलब बंद कर लेता था। ठीक है, साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता, और वो साथ साथ गुनगुनाने भी लगता हल्के हल्के स्वर में। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे होते। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास मतलब उसके साथ काम करने वाले जो लोग थे वो भी अपने अपने काम में मग्न थे। केशव 10 साल का था। केशव कितने साल का था? 10 साल का था, और अभी अपना काम सीख ही रहा था, और वो अभी अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखाने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन बनाने उसने शुरू कर दिए थे। उसके पिताजी ने भी उसे एक ही बार सिखाया था और वो एक ही बार में कार्य बहुत जल्दी से सीख गया था। ठीक है, अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। कहता अभी तक जितने भी उसने नक्काशी का कार्य किया था उसमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल यही काम था, घंटियों को बनाना। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। तो जो लेखक है वो कहते कि केशव, जो ये 10 साल का बच्चा था जो नक्काशी करता था, जो छोटा फनकार था, उसका नाम था केशव। तो केशव क्या है, जानता था कि एक दिन वो क्या ऐसा ज़रूर आएगा जब वो बारीक मतलब पतली पतली जालियाँ और महीन नफीस मतलब पतली सुंदर बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर मतलब नखरे करके चलने वाली, इतरा के चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा मतलब उतार पाएगा। उकेरना मतलब उतारना। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे कि उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उनके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। जब वह पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता कहते गुजरात से कहाँ आ गए थे, आगरा में बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे, और उस समय बादशाह अकबर कहते आगरे का किला बनवा रहे थे। और कहते केशव के पिता को यही काम मिल गया था। अब केशव के पिता को काम भी यही मिल गया था, तो केशव का जन्म भी यहीं हुआ होगा, आगरे में ही हुआ था। ठीक है, उसे गुजरात के पुश्तैनी
गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला उसे। अपने गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहने का मौका कभी नहीं मिला। जो उसके दादा परदादा का गांव था वहाँ रहने का उसे मौका नहीं मिला। आगरे की गलियों और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। आगरे की गलियाँ और सिकरी, यही अब उसका क्या था, घर था। ठीक है। पुश्तैनी मतलब क्या होता है, खानदानी। ठीक है, जो खानदानी उसका घर था वहाँ रहने का उसे मौका नहीं मिला। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट सुन। क्या हुआ, चारों ओर क्या हो रही थी, ठक ठक खटखट की आवाज़ हो रही थी छेनी हथौड़े से। उसको किसी के कदमों की आहट, आहट मीन्स आवाज़, क्या थी, आवाज़ भी ना सुनाई दी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं। तो जब उसे आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो जब अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी तो वह चौंक पड़ा। तो उसे क्या बोला गया, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, क्या तुमने खुद बनाई, ये किसने। तो ये किसने बोला, ये जानने के लिए केशव ने पीछे मुड़कर देखा। तो एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा, देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तो फिर केशव जो उनको देखता है कि वहाँ एक आदमी खड़ा है, वो उनसे बोलता है कि बेशक ये क्या है, मैं ही तो बना रहा हूँ। क्या आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नहीं नजर आ रहा, देखते नहीं हो कि मैं पत्थर को तराश रहा हूँ। तराश रहा मतलब खुदाई करना, पत्थर पे क्या करे, खुदाई करना। कहाँ गया, तराश रहा हूँ। हाँ, तराशना मतलब खोदाई करना। ठीक है। केशव ने बड़ी तल्खी से मतलब चिड़चिड़ेपन में, किससे, कैसे जवाब दिया, तल्खी से। कैसे जवाब दिया देखने, तल्खी से, चिड़चिड़ापन, तल्खी अर्थात चिड़ापन। ठीक है, उसने बहुत चिड़चिड़ाती हुई बोला। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। वो कहते दिखता तो है पर तुम बहुत छोटे हो। तो फिर वो बोलता मैं 10 साल का हूँ। तो केशव उन्हें उत्तर देते हुए बोलता कि मैं 10 साल का हूँ। 10, अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, अब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो कहते हैं अच्छा 10, तो तब तो तुम बड़े हो। तो फिर वो बोलते हैं कि तब मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। अब केशव क्या करता उस आदमी को अच्छे से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था, वह सफ़ेद अंगरखा और पैजामा पहने हुए था। तो लेखक क्या कहते हैं, अब क्या करता है वो, केशव क्या है, आराम से उनको देख पा रहे थे। और उनकी उम्र क्या रही होगी, 30 से कुछ ऊपर, और कद मझोला मतलब मध्यम कद के थे। वो ना लंबे थे ज़्यादा ना छोटे थे। कैसे था, मध्यम कद था उनका, और सफ़ेद अंगरखा, और उनने सफ़ेद अंगरखा और पैजामा पहना हुआ था। ठीक है। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके थे। और उनके जो लंबे बाल थे वो क्या थे, गहरे लाल रंग की पगड़ी में ढके हुए थे। पगड़ी जो कपड़े की पोशाक सर पे बांधते थे पहले लोग। ठीक है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी को के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। लेखक तो केशव जो है, केशव का ध्यान उनके गले की मोतियों की माला पे गया और उंगली की अंगूठियों पे गया। और उसने यह देख के उसने ये सोचा कि ये क्या है, बहुत बड़ा मालदार आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों के ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। तीखी नाक उनकी। अब उन्होंने क्या है, उसके उसके उनके चेहरे, केशव उनके चेहरे का क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं उनकी, कि कैसी नाक थी उनकी। तीखी नाक थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, और होठों को ढकती हुई उनकी नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। तो केशव क्या करता, उस आदमी के व्यक्तित्व मतलब व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, उसके पात्र, उसकी शख्सियत का मुआयना का अर्थ क्या है, जांच कर रहा था। व्यक्तित्व मतलब शख्सियत। ओके, मैं आपको साफ जगह पे रख के दिखाती हूँ व्यक्तित्व का अर्थ है। ठीक है। तो वो उसका क्या कर रहा था, मुआयना अर्थात जांच। क्या कर रहा था, रुकिए, मुआयना, जांच कर रहा था। क्या कर रहा था, जांच। ठीक है। तो वो उनकी जांच कर रहे थे। ठीक है।
जांच में ये चंद्र बिंदु नहीं लगता, खाली बिंदु लगते। रुकिए, जांच। ठीक है, तो इसकी जांच करने थे। मुआयना अर्थात जांच कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए क्या बोला, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव को जवाब देता उसने क्या करा, इससे पहले कि केशव को जवाब देता उसने किसी की कि तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। उसने क्या सुनी, किसी की तेज से दौड़ के आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। वो कौन था, महल का पहरेदार। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वो क्या कहते हैं, हुजूर किससे बोलते, उस आदमी से बोलते कि हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। हाफते हुए उसने कहा। उसने वो दौड़ के आया था तो उसकी सांस फूल रही थी, तो इस हाफना मतलब जब दौड़ के आने के थक के जब तुम्हारी सांसें फूलने लगती तो ऐसा हाफना होता है। तो उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचाक भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, भौचक भौ तो क्या हुआ, फिर वो आदमी जो था वो गुस्से से खड़े वह फिर जो भाग कर आया था पहरेदार, उसने क्या करा, केशव को हैरानी से घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूर आने अल्लाह के सामने बैठने की ज़रूरत कैसी की, तूने झुककर सलाम करी ने। उससे क्या बोलता है केशव से, बेवकूफ़, तुम खड़े हो, तुम हुजूर आलम के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे कर सकते हो, झुककर उन्हें सलाम करो। अब केशव का माथा ठनका। अब क्या हुआ, केशव का माथा ठनका मतलब अब केशव को अब केशव को आघात आघात होने लगा। ठनका मतलब आघात होना। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बदहवासी मतलब फिक्र में, मतलब वो चिंतित हो गया था कि उसने तो राजा से इस तरीके से बात की, तो वह चिंतित हो गया था और उसके हाथ से, बदहवासी मतलब चिंता में। ठीक है, उसके हाथ से क्या हुआ, छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। तो वो कहता है कि अरे ये तो बादशाह अकबर है। यह ख्याल आते ही उसने क्या, झुककर उन्हें सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। खरगोश की सी छोटी छोटी उसने आंखें बना ली और वो राजा अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। अकबर को जो पहरेदार था उसका इस तरह बीच में बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उनने क्या करा, खींच कर मतलब उनने चिढ़कर क्या करा, पहरेदार को खींचकर अर्थात चिढ़कर उनने क्या करा, पहरेदार को वहां से जाने का इशारा देते हुए कि ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए अब मुझे अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था। पहरेदार तो चला गया लेकिन केशव के तो असमंजस में मतलब दुविधा में था। किस में था, दुविधा में था। ठीक है, तो अब उसे क्या करना चाहिए, वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपने नक्काशी का काम शुरू करना चाहिए या फिर बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए। दिल दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या था अब, केशव का भी दिल क्या था, अभी भी धक धक कर रहा था, पर वो अब डरा हुआ नहीं था क्योंकि जो राजा अकबर थे वो भी उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, अकबर ने नरम अंदाज से पूछा। अकबर ने बहुत प्यार से उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला केशव। उसने क्या करा, नपातुला मतलब जितना उससे पूछा गया था उतना ही उसने उत्तर दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे, तो राजा अकबर ने केशव से बोला कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने तुरंत से अपना सिर हाँ में हिलाया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। तो केशव से बोलते, तब तो तुम मुझे हथौड़ा और छेनी भी देनी पड़ेगी। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास गया और उसने छेनी हथौड़ा मांगा और वो उल्टे पांव लौट आया। मतलब तुरंत वहां से वापस। उल्टे पांव लौटाना मुहावरे का अर्थ है तुरंत लौटाना। ठीक है, तुरंत, एक मिनट, उल्टे पांव लौटाना देखिए छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, तुरंत वापस लौट आना। ठीक है, तो वो वापस तुरंत से वापस लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर
क्या आप यह सब करेंगे? तो बहुत ही दोस्ताना अंदाज में, मतलब बहुत अपने जिस प्रकार दोस्तों से बात करते उस प्रकार उन्होंने अकबर ने केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और उन्होंने क्या कहा, पत्थर को अपनी तरफ खींचते हुए बोला कि ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह मतलब शक भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा और पूछा कि क्या आप यह कार्य करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूँगा। तो अकबर ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा और मैं यह कार्य सीख भी लूँगा। नहीं नहीं, मेरा ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। तो अब क्या हो गया, केशव क्या हुआ, केशव अब हिचकिचा उसने तो केशव ने उनसे बोला कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप यह नहीं सीख पाएंगे। वो ऐसा बोलता है, वो क्या हो गया, सकपका गया, मतलब क्या हो गया, वो हिचकिचाने लगा, हिचकिचाना। ठीक है। तो केशव हिचकिचाकर बोला कि दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हो, तो ये सब ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। उसने किससे कहा? अनमने भाव से, मतलब अनिच्छा से बोला। अनमना मतलब अनिच्छा। उन्होंने अनिच्छा प्रकट करते हुए केशव ने अनिच्छा प्रकट करते हुए बोला। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में भी किसी की मदद की थी। क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? वो केशव से पूछता है। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेड़ी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। तो केशव अभी भी क्या था, असमंजस में था, दुविधा में था, और वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका उसने सिखाया। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। तो अब क्या करा, जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने क्या करा, पत्थर पर कोयले के टुकड़े से लकीरें खींची और उसका एक आसान सा नमूना बनाया, एक आसान सा मैप, मतलब नमूना तैयार करते हुए बहुत गंभीरता से अकबर जी से बोला कि देखिए, आपको सिर्फ इन्हीं लकीरों को तराशना है, मतलब खोदना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो अकबर ने क्या करा, पत्थर पर क्या करी, छेनी रखी और जोर से हथौड़े से मार दिया, जिससे जो वार किया तो वो कटाव क्या था, बहुत ही गहरा हो गया। ठीक है। अरे 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 नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े की आहिस्ता से मारना है। तो उसने क्या बोला, केशव ने बोला कि नहीं नहीं। केशव ने तुरंत से राजा की गलती पकड़ी और बोला कि आपको हथौड़े को बहुत आहिस्ता, मतलब बहुत ही आराम से मारना है, ऐसे उनको करके दिखाया। उसने क्या करा, उनको करके दिखाया कि किस प्रकार मारना है। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखना, क्योंकि वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, जी हुजूर। तो उसने क्या बोला, उसने राजा को बोला कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। केशव ने उनकी गलती पकड़ते हुए बोला कि आपको हथौड़ों को आहिस्ता से, आहिस्ता मतलब आराम से मारना है, जोर से नहीं मारना, आहिस्ता मतलब आराम से मारना है। और उसने उनको करके भी दिखाया कि कैसे मारना है। हाँ, अपनी आंखें आपको मीच कर रखनी है, मतलब हल्की हल्की सी खोलनी है, बाकी बंद रखनी है, क्योंकि आपके आंखों में क्या हो गया, जो पत्थर के छोटे मोटे टुकड़े हैं वो वरना चले जाएंगे। तो अकबर उसका जवाब देते बोलते कि जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। जवाब सुनकर केशव भी क्या हुआ, मुस्कुराने लगा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। एक अनाड़ी से व्यसक, उसे क्या होता, वो अकबर, अब अकबर क्या थे, अनाड़ी ही थे, अभी उन्हें इस कार्य का कुछ कुछ ज्ञान नहीं था। तो वो उस पर अपने काम की धाक, धाक मतलब रौब जमा रहा था। क्या कर रहा था, रौब जमा रहा था। ठीक है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह से लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक होती है, फ़ौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। त्योरियाँ अर्थात क्या चढ़ाते थे, उसके क्रोध से उसके माथे पे लकीरें बन जाती थी, सिलवटें बन जाती। ठीक है। त्योरियाँ अर्थात क्या है, माथे पे, क्रोध के मारे माथे पे लकीरें आना। काम करते करते अकबर पूछे बैठे, केशव सही नहीं है क्या? तो काम करते करते अकबर उस केशव से पूछ बैठे कि क्या यह सही नहीं है? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता और केशव अपने सिर से ना में उत्तर दे देता।
कि नहीं ये कार्य सही नहीं। अकबर इम्तिनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। तो अकबर क्या, इत्मीनान से मतलब इत्मीनान अर्थात चुपचाप से बैठ गए और केशव को काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत रास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। तो अपने काम में खोए हुए उन दोनों लोगों को देखकर उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद जो दूसरे संगत रास हैं, जो दूसरे उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत ही कौतूहल मतलब जिज्ञासा से उन्हें देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था। तो अकबर ने गौर किया कि केशव क्या था, सिर्फ पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था बल्कि क्या रहा था, अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे कि वह डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत बन रहा था। लेखक के काम करने के अंदाज को देखकर लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर क्या करा, अकबर ने उससे धीमे से बोला कि केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना अर्थात क्या होता है? कारखाना अर्थात ऐसी जगह जहाँ पे बड़े पैमाने पर किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है और उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है। कारखाना कैसा कारखाना? तो केशव बोलता है कि कारखाना कैसा कारखाना? तो फिर अकबर जी बोलते कि बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा में आकर यहाँ रहने लगे तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। तो कहते कि तब वो क्या बनाएंगे? कारखाने बनाएंगे। इन कारखानों में उनके सल्तनत अर्थात उनके राज्य के सबसे बढ़िया फनकार, सबसे बढ़िया कलाकार और शिल्पकार, मकान बनाने वाले काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार और क्या है आगे क्या लिखा है? चित्र बनाने वाले कलाकार और गलीचों के बुनकर। गलीचों मतलब जो ऊन की मोटी चादरें होती हैं, ऊन की मोटी चादर। ठीक है, तो ये है। तो तब क्या कहते हैं, केशव का चेहरा चमक उठा। तो हाँ, बुनकर, संगत रास मतलब उनके साथ में कार्य करने वाले, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। तो केशव का चेहरा ये सुनकर चमक उठा। वह बहुत खुश हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। तो वह बादशाह को जवाब देते हुए बोला कि हाँ, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। ठीक है। अकबर उठ खड़े हुए। अकबर अब खड़े हो गए और उन्होंने जाते हुए बहुत प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? तो केशव ने बड़ी उत्सुकता से, बहुत बेचैनी से अकबर जी से पूछा कि क्या आप दोबारा आएंगे? तो वो बोलते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही मतलब वो बहुत खुश रहा। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता। रात हो चली थी, अब रात हो गई थी। तो केशव बहुत थक गया था, पर आंखों में नींद कहाँ? पर आंखों में उसकी नींद नहीं थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। वह धीरे से अपने पिता के पास गया। पिता ने उससे मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो अपने पिताजी से बोलता है कि बादशाह सलामत ने मतलब अकबर जी ने मुझसे कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिककर केशव धीरे से बोला, अपने सिर को पिता के हाथों में रखकर वह धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। कहता है जो बादशाह बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। तो क्या है, उसके पिताजी बोलते, बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक वो कहते कि तो केशव कुछ देर सोचता है, फिर वो अपने पिता से बोलता है कि बाबा एक बात बताओ कि बादशाह के पास तो आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया कि हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह की कोई भी संतान नहीं थी तो वह इस वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। वो बहुत साधु संत और फ़कीर मतलब महात्माओं के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए थे। ठीक है, तो उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी और उनका नाम एक तो होगा शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकना मतलब खुश होते हुए बोला, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में क्या करा, सिकरी
में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम, तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि, तो अब केशव कहता है, केशव उनिंदी आवाज़ में बोलता है। उनिंदी मतलब वो नींद भरी आवाज़ में बोलता है। नींद भरी आवाज़ में बोलता है, पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा अब क्या सो गया है। अच्छा, तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। केशव की घंटियाँ। पहला प्रश्न क्या है, माशाअल्लाह ये घड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। तो ये बात किस लिए कही होगी आपको दिए हैं। केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, और घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, या फिर क्योंकि उन्हें यकीन ना था कि 10 साल का बच्चा केशव कितनी सुंदर घंटियाँ बता सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, डॉग, क्योंकि उन्हें क्या था, यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। ठीक है, अब प्रश्न 2 क्या है, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। यह कार्य आपको खुद ही करना है। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ, बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको कार्य खुद करना है। आना जाना, केशव के पिता गुजरात के आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। अब देखिए, एक जगह से दूसरी जगह करने के कारण क्या होता है। एक तो यह होता है कि इंसान का जब व्यवसाय, जब कोई वह नौकरी कर रहा हो और वो दूसरे शहर में उसका ट्रांसफ़र हो जाए, तबादला हो जाए, तो वो जाते हैं। एक क्या होता है कि रोज़गार, वही मतलब रोज़गार का कारण होता है। या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी अच्छे शहर में उच्च शिक्षा के प्राप्ति के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए लोग इधर से उधर जाते हैं। कहानी से, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी क्यों पसंद नहीं आई। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए पसंद नहीं आई थी क्योंकि वे नन्हे केशव के से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में अच्छे से जानना चाहते थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब था। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। खरगोश की सी कातर आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। ऐसे कुछ उदाहरण बनाने आपको, जैसे शेर जैसी दौड़ बोलते हैं, गाय जैसा सीधा बोलते हैं ना, जो सीधे स्वभाव के लोग होते हैं, और हाथी जैसे मस्त चाल। ऐसे अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। अब केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, उनके लिए वह कार्य करना अधिक ज़रूरी होता है। ठीक है, केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र में बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर के कारण जरूर बताइए। देखिए, इस उम्र में बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है क्योंकि वह उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र में काम में लग जाने का कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है वो रुक जाता है। अतः उन्हें पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और खेल कूदने का अवसर भी मिलना चाहिए। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्द में लिखो। केशव बार बार सबको क्या, देखिए अगर आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं, किसी हीरो हीरोइन से मिलते हैं अपने मन चाहे, तो आप बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलेंगे ना कि मैं तो कल कैटरीना कैफ से मिला था, या फिर मैं कल ऋतिक रोशन से मिला था और मैंने उनके साथ बहुत मस्ती करी, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने उनके साथ फ़ोटो खिंचाई, उनका ऑटोग्राफ लिया। तो उस ज़माने में क्या थे, बादशाह अकबर क्या थे, बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी थे। तो उसने बोला होगा कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ करी, उन्होंने मुझसे नक्काशी का काम सीखा, उन्होंने मेरे कहा कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, उन्होंने मेरे हुनर को पहचाना, ये वो सो ऐसा कुछ बोला होगा। अब शब्दों की निराली दुनिया। प्रश्न है क्या है, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुने, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम को पता करके आपको लिखना है क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या शुरू। देखिए, नक्काशी जैसे किसी काम को चुने जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम आपको लिखने। क्या, छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द है। लकड़ी मतलब बड़ी से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करना और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत कर कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, रंदा, बुराई, बुरादा, प्लाई, सूत। ठीक है,
अब क्या है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों के और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी बातचीत करो। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। ठीक है। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी किन किन क्रियाओं से बनी नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है, इन सब संज्ञाओं का अर्थ समझाकर और वाक्य में प्रयोग करना है। चुनाव, चुनाव मतलब चुनना। ठीक है। चुनाव, पढ़ाओ और बहाओ और लगाओ, ये 4 शब्द है। चुनाव मतलब चुनना। तो देखिए, आज कक्षा की शिक्षिका ने उनका मॉनिटर का चुनाव किया। चुनना मतलब पढ़ाओ। तो मेरे भाई ने इस नए खेल के सारे पड़ाव पार कर लिए। ठीक है। लेवल मतलब बहाव। बहाव बहाव क्या होगा, बहना। तो आज पानी का बहाव बहुत तेज है। लगाव मतलब लगना। तो माता पिता को अपने संतान से बहुत लगाव होता है। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे गए शब्दों में क्या अंतर, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करना आपको। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। तो बुदबुदाना मतलब धीरे धीरे बोलना होता है। तो फुसफुसाना धीरे धीरे बोलना है, कोई बात करना। तो उसने फुसफुसाकर मेरे कान में अपनी अपनी रहस्य के बारे में मुझे बताया। बड़बड़ाना, तो मेरी माँ मेरी गलती करने पर बड़बड़ा रही थी, मतलब गुस्से या क्रोध में बोलना। ठीक है। भुनभुनाना मतलब धीरे धीरे जली कटी सुनाना। तो ये हो सकता है कि दादी माँ धीरे धीरे भुनभुना रही थी। ठीक है। तो अब क्या है, प्रश्न 4। बेवकूफ़ खड़ा हो हुजूर आला के सामने सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह किसलिए कहा, क्यों और क्यों कहा, ये पूछा है। ठीक है। तो क प्रश्न क्या, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहला क है। दूसरा, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार की बादशाह के आने का पता नहीं, इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह केशव से बात करना पहरेदार को। क होगा इसका। ठीक है। क्योंकि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा था, क्योंकि वो बहुत बड़े राजा थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट पूरा होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।